गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, सो आई एम बैक टू द पाठशाला। 1.5 महीने बाद पाठशाला आया हूँ आज। वैसे भी घर बैठे बैठे पक गया था, ठीक है ना। घर वाले डांटते थे, जाते नहीं घर से बाहर, तुम पड़े रहते हो। तो होमवर्क दिया क्या था हमें? होमवर्क क्या दिया था? DPP3 एंड DPP4। DPP3 में कोई डाउट? DPP3 में कोई डाउट? DPP3 में कोई डाउट? ओके, DPP4 करके आए हो? DPP4 में कोई डाउट? DPP4 में कोई डाउट है तो पूछ लो। सेकंड 2, 7, 9, 11, 10। ये है सर्कल, सेंटर है 7,3 और रेडियस है 'सर्कल पर कोई भी पॉइंट लेना हो, पोलर फॉर्म में लिखवाया था मैंने, H + R cos थीटा, सेंटर + R cos थीटा, तो x हो जाएगा H + 8 cos थीटा, y हो जाएगा K + R sin थीटा। सर्कल पर कोई पॉइंट लेना है x, y तो ऐसे लेते हैं। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है 3x + 4y। 3x + 4y क्या बनेगा? 3x। 3x बन जाएगा 21 + 4y। 21 + 12 33। और a sin थीटा + b cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? √a² + b²। तो 33 + √a² + b²। ये तो कैलकुलेट कर लोगे। समझ आ गया है तो लिख दो 5। नोट कर लो फटाफट। दूसरे के बाद करेंगे 7वां, 5वां, सॉरी 5वां ही पूछा है किसी ने।
लिख लो, दूसरे के बाद करेंगे पांचवा। सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर है 7,-1, रेडियस 5। ओरिजिन से दो लाइनें बनेगी, ये एंगल निकालना है थीटा। ये रेडियस है r, ये एंगल बाइसेक्टर होगा तो ये आ जाएगा θ/2। θ/2 निकाल ले, उसका डबल कर देंगे तो थीटा आ जाएगा। रेडियस है हमारे पास 5। पॉइंट से सर्कल की दूरी निकालनी आती है, √S11। तो x को 0, y को 0 डाल दो। 49 + 1, 49 + 1 कितना होता है? 45, 50, 50 - 25, 25, इसका रूट 5। तो ये एंगल 45 का आ जाएगा। डबल करेगा तो 90 डिग्री आ जाएगा कि नहीं? समझ आ गया? पांचवा जिसका डाउट था। पांचवे के बाद करेंगे सातवां। ये ट्राइंगल है ABC। AC को डायमीटर मान के एक सर्कल बनाया गया। AC की लेंथ निकालनी है। AC के टर्म्स इन टर्म्स ऑफ AB एंड AD। ये राइट एंगल होगा क्योंकि AC डायमीटर है और डायमीटर सेमी सर्कल के सरकमफ्रेंस में हमेशा राइट एंगल बनाता है। तो अगर हम दो ट्राइंगल देखें, आई विल सिंप्लीफाई इट फॉर यू। इस ट्रायंगल को उठा के यहां रख दिया। एंगल A 90 का, एंगल D 90 का, एंगल ACB और एंगल DCA बराबर है। तो दो एंगल बराबर है तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर। सिमिलर ट्रायंगल हो तो क्या होता है? रेशो बराबर होती है। तो हमारे पास आ जाएगा AC अपॉन DC बराबर BC अपॉन AC बराबर AB अपॉन AD। AC की वैल्यू आ जाएगी √BC इंटू DC।
आंसर हमें ए बी और ए डी की टर्म में चाहिए। यहाँ से ये आ जाएगा, यहाँ से ए सी आ जाएगा, बी सी इंटू ए डी अपॉन ए बी। तो बी सी को लिख सकते हो रूट ऑफ ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर इंटू ए डी अपॉन ए बी। और ए सी स्क्वायर को लिख सकते हैं बी सी इंटू डी सी, फायदा कुछ नहीं होगा। ए डी अपॉन ए बी आ गया, ए सी आ गया, ये स्क्वेयरिंग कर दो, इसको हटाता थोड़ी देर के लिए। स्क्वेयरिंग करके आ जाएगा ए सी स्क्वेयर इंटू ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर इंटू ए डी। यहाँ से ए सी की वैल्यू निकालोगे कि नहीं, ए बी और ए डी की टर्म में। इसको ऐसे मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करके उधर ले जाओ। ए सी स्क्वेयर आ जाएगा, ए सी स्क्वेयर इंटू ए बी माइनस ए डी, तो ए बी इंटू ए डी अपॉन ए बी माइनस ए डी, ए बी इंटू ए डी अपॉन ए बी स्क्वेयर माइनस ए डी, वो आ जाएगा। इसका स्क्वायर और स्क्वायरिंग के इसका भी स्क्वायर होगा। समझ आ गया ये? 7th इज क्लियर और नॉट? 7th समझ आ गया है सबको? 7th में किसी को डाउट है तो 9 लिख दो। 7th के बाद करेंगे 9वां। आठवां नहीं बताएंगे। स्लोप दे रखी है y को mx प्लस ई की फॉर्म में लिखोगे, दोनों सर्कल पे इंटरसेप्ट की लेंथ बराबर कर दोगे, वो निकालना आना चाहिए। 8 इज वेरी सिंपल, तो वो नहीं बताया जाएगा, 9वां बताएंगे। 7वां नोट कर लो, 7वां प्रश्न अच्छा था, रेशो से बराबर कर दिया, इन दोनों को इक्वेट किया, यहाँ पर BC की वैल्यू इससे लिख दी पाइथागोरस से, फिर दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करके AC निकल जाएगा। स्क्वेयरिंग करके AC को एक तरफ अकेला करोगे तो AC की लेंथ आ जाएगी।
जल्दी लिखो फिर नौवां करेंगे। नाइन्थ देख लो, नौवां प्रश्न अच्छे वाला है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस -1 का क्यूब। उधर 1 है, इधर आके हो जाएगा -1, तो -1 का क्यूब -3xy इंटू -1। गिवन एक्सप्रेशन को इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc का फॉर्मूला बनता दिखेगा। ये होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी either this will be equal to 0 or this will be equal to 0. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये तो क्या है, लाइन। इसका डेल्टा निकालोगे वो देखोगे 0 होता है कि नहीं, और एक्स स्क्वायर माइनस ए बी निकालोगे वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, तो उससे पता चल जाएगा ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है पॉइंट। डेल्टा अगर 0 हुआ और एक्स स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 हुआ तो पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। डेल्टा इक्वल टू 0 हुआ, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो लाइंस रिप्रेजेंट करेगा, तो वो निकाल के देख लोगे। समझ आ गया सबको? लिख लो, आराम से नोट कर लो। ऐसे प्रश्न दिमाग में रहने चाहिए भविष्य के लिए। 9वें के बाद करेंगे 11वां। टू डिग्री की इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? डेल्टा निकालना आना चाहिए। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में जो पड़ा है वो अप्लाई करना है। डेल्टा निकालना आना चाहिए सबको। डेल्टा क्या होता है पता होगा ये तो।
चलो ग्यारहवां करें। पावर ऑफ ए पॉइंट क्या होता है? पावर ऑफ ए पॉइंट होता है S11। तो x को डाल दो a, y को डाल दो b। x को डाल दिया a, y को डाल दिया b। कांस्टेंट है ये, तो टी स्क्वायर के कोफिशिएंट कंबाइन करो। -2a -2b। टी के कोफिशिएंट कंबाइन करो। 6a -4b + 1। और कांस्टेंट टर्म है a² + b² -2a। अब अगर ये कांस्टेंट होना है मींस टी पर डिपेंड नहीं करता। अगर टी पर डिपेंड नहीं करता तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होना पड़ेगा, टी का कोफिशिएंट भी 0 होना पड़ेगा। तो इन दोनों को 0 कर देंगे। इसको 0 करेंगे तो आ जाएगा a + b = 0। उसको 0 करेंगे तो आ जाएगा 6a + 4 -4b = -1। a को डाल दो -b, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/10। यहां डालोगे a आ जाएगा -1/10। 11वां समझ आ गया है? 11वां कर लो, लिख लो, फिर 11वें के बाद 13वां करेंगे। टी का कोफिशिएंट उसने लिखा है कि कांस्टेंट है ये। तो कोई चीज कांस्टेंट कब होती है? जब उसके वेरिएबल के कोफिशिएंट 0 होंगे। ax² + bx + c मैं अगर बोलूँ कि ये सिर्फ कांस्टेंट है, c आना चाहिए, तो x² का कोफिशिएंट a को 0 रखना पड़ेगा, x का कोफिशिएंट b को 0 रखना पड़ेगा।
13वां प्रश्न में मैं हिंट करना सॉल्व करने का हिंट ही दूंगा। इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हो, इसका सेंटर निकाल लोगे, रेडियस निकाल लोगे और इसकी पोलर फॉर्म लिख लोगे h प्लस आर कॉस थीटा, y को k प्लस आर कॉस थीटा। अब जो एक्सप्रेशन है वहाँ x की जगह डाल दोगे h प्लस आर कॉस थीटा, y की जगह k प्लस आर साइन थीटा। तो जिस प्रकार से हमारा ये प्रश्न हुआ था सेकंड, वही चीज बन जाएगी। तो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसमें कांस्टेंट ऐड कर दोगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। मिनिमम क्या होती है, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसमें कांस्टेंट ऐड कर दोगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। 13वां हो जाएगा सेम एज प्रश्न नंबर 2, उसमें सिर्फ मैक्सिमम निकालनी थी, इसमें मैक्सिमम मिनिमम दोनों निकालनी। चलो भाई नेक्स्ट टाइम करके आना DPP 5, DPP 5 इज योर होमवर्क। ये जितनी भी डीपीपी है ना, स्ट्रेट लाइन के 10 की 10 डीपीपी जो है, जितनी डीपीपी स्ट्रेट लाइन की मिली है उसके सारे प्रश्न करने चाहिए, अच्छे से समझ आने चाहिए। सर्कल की डीपीपी करेंगे, फिर पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला की डीपीपी मिलेगी। अगर ये डीपीपी अच्छे से कर लेते हो तो मेंस का प्रश्न ना करके आओ, ये हो ही नहीं सकता। मेंस का प्रश्न बड़े आराम से कर लोगे, एडवांस के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन अगर ये डीपीपी शिद्दत से करते हो, टाइम पास के लिए नहीं, शिद्दत से करते हो, ईमानदारी से करते हो, प्रश्नों पे टाइम स्पेंड करते हो, कंसेप्ट समझते हो, कंसेप्ट समझ के प्रश्नों को सॉल्व करते हो। जो प्रश्न नहीं होता मैं बताता हूं उसको दोबारा से खुद से करो। तो ये डीपीपी अगर बिल्कुल आराम से ईमानदारी से करोगे, एक एक क्वेश्चन समझ के सॉल्व करके आंसर निकालने तक सॉल्व करोगे, पूरा पूरा काम करोगे कंप्लीट, ठीक है ना, तो मेंस का प्रश्न तो इसके बहुत नीचे रह जाएगा। मेंस का तो ऐसे कर लोगे, एडवांस का भी इससे हो जाएगा। सो दीस डीपीपीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलो लिखो आगे, पैराबोला। नया चैप्टर है पैराबोला। क्या बोला पैराबोला, क्या बोलता है वो देखते हैं। सबसे पहले हम पैराबोला की डेफिनेशन समझेंगे। तो दिस डेफिनेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो पैराबोला एलिप्स की हो या हाइपरबोला। तो पैराबोला की डेफिनेशन लिखना चाहेंगे हम लोग, लिखो पैराबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। Parabola is the locus of a point whose distance parabola is the locus of a point whose distance from a fixed point is equal to its distance from a fixed line Fixed point is called focus, and fixed line is called directrix. Fixed point is called focus and fixed line is called directrix.
सर्कल निकालने के लिए हमें कितनी चीजें चाहिए? हाउ मेनी थिंग्स वी रिक्वायर टू गेट ए सर्कल? 2, सेंटर एंड रेडियस। पैराबोला निकालने के लिए भी हमें 2 चीजें चाहिए, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। ऐसा पॉइंट मूव करें यह है वेरिएबल पॉइंट P, जिसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस। पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात होती है ऑटोमेटिकली। तो ऐसा पॉइंट मूव करें जिसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस बराबर रहे, तो ऐसा पॉइंट मूव करता हुआ काहे की शेप बनाएगा? पैराबोला की। अगर P पॉइंट यहां पर ले लिया जाए तो भी फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस बराबर होगा, क्योंकि डेफिनेशन यही है। लोकस ऐसा है, लोकस ऐसा मूव कर रहा है कि इससे डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस बराबर रहे। इस मजबूरी के अंतर्गत पॉइंट जब घूमता है तो एक पैराबोला की शेप बनाता है। ठीक है, ये होता है फोकस। कहीं पर भी पॉइंट ले लो पैराबोला के सरकमफ्रेंस पे, फोकस से डिस्टेंस और लाइन से डिस्टेंस बराबर। तो PF इज इक्वल टू PM। अगर फोकस है मान लो अल्फा कोमा बीटा, लाइन है AX प्लस PY प्लस C इक्वल टू 0, तो पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। P वेरिएबल है, वेरिएबल को मान लोगे x कोमा y, PF से PM की लेंथ बराबर कर दोगे, PF की लेंथ आ जाएगी ये, PM की लेंथ आ जाएगी, तो PF इज इक्वल टू PM। तो फोकस पता हो, डायरेक्ट्रिक्स पता हो, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालना आता है, x और y की जगह x y ही पुट करेंगे और डिवाइडेड बाई। यहां तक अगर समझ आ गया तो लिख दो 5। सो पैराबोला के सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट होगा वो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। पैराबोला के सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट होगा वो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होगा।
तो पैराबोला के सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट होगा इन दोनों से बराबर दूरी पे होगा। अगर पैराबोला के अंदर कोई पॉइंट होगा तो वो किसके नजदीक हो जाएगा? फोकस के नजदीक हो जाएगा और डायरेक्ट्रिक्स के दूर हो जाएगा। और बाहर कोई पॉइंट होगा वो डायरेक्ट्रिक्स के नजदीक हो जाएगा, फोकस के दूर हो जाएगा। और जो पॉइंट इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पे रहेंगे वो तमाम पॉइंट इस कर्व पे आ जाएंगे। इस कर्व का नाम है पैराबोला। दुनिया के जो भी पॉइंट, दुनिया के वो सारे पॉइंट जो इस पॉइंट और इस लाइन से बराबर डिस्टेंस पे होंगे, दे विल बी डेफिनेटली ऑन दिस कर्व। अब पैराबोला कितना शक्तिशाली है, साइंटिफिकली पैराबोला कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है उसका कोई लिमिट ही नहीं है। साइंटिफिक इक्विपमेंट्स पे, स्पेस टेक्नोलॉजी में, दुनिया के बड़े बड़े मिशंस हैं उसमें पैराबोला ने बहुत साथ दिया है। ऐसा ही जो अपना मिशन था कैसिनी, नासा का जो कैसिनी मिशन था सोलर एक्सप्लोरेशन के लिए, नासा ने एक सैटेलाइट भेजा था जो सन के काफ़ी नज़दीक गया था, ठीक है ना। अब हमने इक्विपमेंट्स भेज दिया सन के पास, लेकिन सन के पास सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सन के पास सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हीट। तो साइंटिस्ट के पास जितने भी चीज़ें थी वो उतनी हीट रेजिस्ट नहीं कर पाती थी। तो सैटेलाइट अगर भेजना है तो हमें ऐसा मटेरियल खोजना पड़ेगा जो एक्सट्रीम हीट कंडीशन को सहन कर सके। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक ऐसा मटेरियल तैयार किया जो एक्सट्रीम हीट को सहन कर सके, लेकिन उसकी टेस्टिंग कहां पे करें? सन के जिस ऑर्बिट में उसने घूमना था उसका टेम्परेचर था 1200 डिग्री से 1800 डिग्री के बीच में। उस इक्विपमेंट्स को सन के अराउंड जिस ऑर्बिट में घूमना था उसका टेम्परेचर 1200 डिग्री और 1800 डिग्री के बीच में वेरी करता था। तो उसको कम से कम 2000 डिग्री के सहन करने लायक बनाना था उन लोगों ने, ताकि ऊपर नीचे भी कुछ हो जाए तो दिक्कत ना हो। लेकिन अर्थ पे इतना टेम्परेचर कहाँ से लेकर आते हैं वो? तो उन्होंने क्या किया, ये एक लैब थी, जगह का नाम मैं शायद भूल रहा हूँ, अमेरिका में नहीं थी वो, कहीं और थी, स्पेन में थी, पता नहीं कहाँ, कहीं लैब थी। वहाँ उन्होंने क्या किया कि बड़े बड़े पैराबोला के रिफ्लेक्टर लगा रखे हैं, 4-4 मंजिल, 4-5 मंजिल लंबे पैराबोला के रिफ्लेक्टर। और वो सन की रे से एक पॉइंट पे फोकस करते थे। कोई भी रे आएगी वो टकराने के बाद एक पॉइंट से गुजरेगी। फर्दर पैराबोला में स्टडी करोगे वो कैसे होता है। तो उन पैराबोला की मदद से अर्थ की सारी रेस जितनी भी आ रही थी वो उन्होंने एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दी। सारी की सारी रेस उस एक पॉइंट पे आकर मिलना शुरू होगी। मीन्स वहाँ से टकरा के आती तो भी इस पॉइंट से, यहाँ से टकराती है तो भी इस पॉइंट पे। तो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए उन्होंने 3500 डिग्री टेम्परेचर अचीव कर लिया। दे अचीव्ड 3500 डिग्री टेम्परेचर, 3500 डिग्री टेम्परेचर। वहाँ पर लोगों ने अपने मटेरियल को टेस्ट किया, मटेरियल उनका कामयाब रहा एक्सपेरिमेंट में, तो दैट वाज यूज्ड फॉर सन एक्सप्लोरेशन। तो है ना कमाल की बात। मैथमेटिक्स पूरे साइंस का बेस है। कोई भी काम साइंस की फील्ड में मैथमेटिक्स के बिना नहीं हो सकता। चलो हम अपने बात पे आते हैं। पैराबोला स्टडी कर रहे थे, ये पैराबोला का छोटा सा एप्लीकेशन है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन होंगे। तो लिखो डेफिनेशंस। सबसे पहले एक्सिस,
Axis is a line. Axis is a line which passes through focus and perpendicular to the directrix. Axis एक ऐसी लाइन है जो फोकस से पास करती है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है. सो दिस इज एक्सिस. Parabola is symmetrical. Parabola is always symmetrical about its axis. Parabola अपने एक्सिस के अराउंड हमेशा सिमेट्रिकल होता है. Parabola is symmetrical about its axis. Parabola अपने एक्सिस के अराउंड हमेशा सिमेट्रिकल होता है, जैसा ऊपर वैसा नीचे. सेकंड है वर्टेक्स. Vertex is the point. Vertex is the point where parabola intersect axis. Vertex is the point where parabola intersect axis. तो ये है वर्टेक्स जहां पर एक्सिस पैराबोला को कट करता है. ठीक है. वर्टेक्स से फोकस की दूरी और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स की दूरी बराबर होगी कि नहीं? Vm बराबर Vf होगा कि नहीं? वर्टेक्स लिखो. वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकस. वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकस and point of intersection of axis and directrix. Vertex is the midpoint of focus and point of intersection of axis and directrix. यहां तक अगर सब बातें क्लियर है तो लिख दो 5. If everything is clear then write down 5. एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स जहां कट करती है वो पॉइंट और फोकस का मिड पॉइंट है वर्टेक्स. लिखो आगे फोकल कोड. A chord passing through focus. A chord passing through focus. A chord passing through focus is called focal chord. अगर कोई कॉर्ड फोकस से पास करे उसको हम कहते हैं फोकल कॉर्ड. तो हाउ मैनी फोकल कॉर्ड्स आर देयर? एक सर्कल के लिए कितनी फोकल कॉर्ड्स होती हैं बताओ? इनफाइनाइट मैनी. दिस इज ए फोकल कॉर्ड, दिस इज ए फोकल कॉर्ड, दिस इज ए फोकल कॉर्ड, दिस इज ए फोकल कॉर्ड.
लिखो आगे डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट a chord which is perpendicular to the axis, a chord which is perpendicular to the axis is called double ordinate. A chord which is perpendicular to the axis is called double ordinate. So how many double ordinates are there? For one circle, how many double ordinates are there? Again infinitely many. पैराबोला आगे खींच लो. डबल ऑर्डिनेट की डेफिनेशन मैंने यही लिखवाई ना, एक और पाथ परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, यही लिखवाई ना. हाँ, तो एक्सिस के परपेंडिकुलर कितनी कॉर्ड बना सकते हो? इन्फिनिटली मैनी. लिखो आगे लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम लेटस रेक्टम a chord which passes through focus, a chord which passes through focus and perpendicular to the axis, a chord which passes through focus and perpendicular to the axis is called latus rectum. Means ऐसी कॉर्ड जो फोकल कॉर्ड भी हो और डबल ऑर्डिनेट भी हो, ये है यूनिक होती है. फोकस से भी पास करे और एक्सिस के परपेंडिकुलर भी हो, देयर इज ओनली वन कॉर्ड, दैट इज कॉल्ड लेटस रेक्टम. फोकल कॉर्ड बहुत सारे, डबल ऑर्डिनेट बहुत सारे, लेकिन ऐसी कॉर्ड जो दोनों का कार्य करे, दैट इज कॉल्ड लेटस रेक्टम, और वो यूनिक होती है. लेटस रेक्टम पैराबोला की पहचान है. लेटस रेक्टम पैराबोला का साइज डिसाइड करता है कि नहीं? अगर लेटस रेक्टम इतना है तो पैराबोला का साइज ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंगली होगा. लेटस रेक्टम इतना बड़ा है तो पैराबोला उतना उसका ज़्यादा मुंह खुला होगा. जितना बड़ा लेटस रेक्टम पैराबोला का मुंह उतना खुला होगा. तो लेटस रेक्टम गिव्स अस साइज ऑफ द पैराबोला. नहीं, डायमीटर जैसा कुछ नहीं होता भाई वो. यहां तक समझ आ गया है सबको? यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो. अभी भी देख लो एक बार, एक्सिस क्या है, वर्टेक्स क्या है, फोकल कॉर्ड, डबल ऑर्डिनेट, लेटस रेक्टम क्या क्या है, क्या डिफरेंस है. 1 मिनट ले लो सोचने के लिए.
चलो फिर लिखो आगे। आगे लिखेंगे, आगे लिखो प्रश्न। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला हैविंग वर्टेक्स 3,1 3,3 ले लो, चलो कैलकुलेशन आसान रहेंगी तुम लोगों के लिए। हैविंग वर्टेक्स 3,3 एंड फोकस 1,1। ऐसे पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है जिसका वर्टेक्स है 3,3 और फोकस है 1,1। ये वर्टेक्स दिया है 3,3, फोकस दिया है 1,1। पैराबोला निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। ये पॉइंट है, वर्टेक्स इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो इस पॉइंट को मान लो अल्फा कॉमा बीटा। तो अल्फा प्लस 1/2, अल्फा प्लस 1/2 बराबर 3। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 5।
सिमिलरली बीटा भी आ जाएगा 5, तो ये पॉइंट आ जाएगा 5,5। डायरेक्ट्रिक्स हमेशा एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, डेफिनेशन एक्सिस की ऐसी है। इसका स्लोप क्या है 3 - 1 2, 3 - 1 2/2 1। इसका स्लोप 1 तो इसका -1। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इस लाइन की इक्वेशन निकाल लोगे तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी। y - y1 m टाइम्स x - x1 x + y -5 तो फोकस पता है, डायरेक्ट्रिक्स पता चल गई, तो इक्वेशन आ जाएगी PF = PM से। x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट बराबर पॉइंट का इससे डिस्टेंस x + y -10/√2। फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करके कर सकते हो। स्क्वेयरिंग करोगे इस पर a + b + c के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, स्क्वेयर करेंगे तो मॉड हट जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। समझ आ गया? किस किस का सही हुआ? जो जिसका सही हुआ वो लिख दो मीन। हर्ष, लोहिया, शिखर, दवे, लक्षित, अमन, आयुष, हर्षित, तानिश, आदित्य, हर्ष, हुड्डा, अभिजीत, ध्रुव, भावेश, सूर्यांश, गहलोत, इन सब का सही हुआ। मनीष का। प्रियदर्शनी चौधरी, तुम्हारा सही हुआ कि गलत? प्रियदर्शनी चौधरी। और वो क्या नाम उसका, प्रीत गहलोत। ईशान बंकल। ईशान बंकल, तुम्हारा क्या हुआ, सही हुआ कि गलत हुआ? अरे ईशान बंकल वहीं पर हो क्या? समझ आ गया भाई? जिन जिन लोगों का गलत हुआ है, प्रियदर्शनी, प्रीत और ये ईशान बंकल, समझ आ गया है? लिख लो फटाफट। आगे हम करेंगे स्टैंडर्ड पैराबोला। स्टैंडर्ड पैराबोला हमारे पास 4 तरीके के होते हैं, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन। वैसे पैराबोला बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, किसी प्रकार के भी हो सकते हैं, लेकिन पहले हम स्टैंडर्ड पैराबोला डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं अच्छे पैराबोला, आसान पैराबोला।
और हमारे 99% प्रॉब्लम्स भी स्टैंडर्ड पैराबोला से ही आते हैं, लेकिन दूसरे पैराबोला भी स्टडी करेंगे हम, क्योंकि उसमें से भी प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, पहले स्टैंडर्ड पैराबोला डिस्कस करेंगे, स्टैंडर्ड पैराबोला की बातें हम फिर इन जनरल सभी पैराबोला में अप्लाई कर देते हैं। तो दीज स्टैंडर्ड पैराबोलाज आर बैकबोन ऑफ द चैप्टर। जैसे पैराबोला तो कैसे भी हो सकता है, ये भी पैराबोला हो सकता है, ऐसा 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 भी हो सकता है। ठीक है ना, तो पैराबोला कैसे भी हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड में क्या होगा, पहला स्टैंडर्ड पैराबोला है राइट हैंड। इसमें अच्छी बात क्या है कि इसका वर्टेक्स ओरिजिन से पास कर रहा है और फोकस एक्स एक्सिस पे है। वर्टेक्स किससे गुजर रहा है, ओरिजिन से, और फोकस किस पे है, एक्स एक्सिस पे, और एक्सिस कौन से है, एक्स एक्सिस। तो ये हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला हुआ, अच्छा पैराबोला हुआ। ये है राइट, ऐसे ही एक आएगा लेफ्ट, एक आएगा अपवर्ड, एक आएगा डाउनवर्ड। तो राइट हैंड पैराबोला की हमारे पास इक्वेशन होती है y² = 4ax। इसमें जो ये a होता ना, a ये हमेशा पॉजिटिव होता है। y² = 4ax, a इज ऑलवेज पॉजिटिव। पैराबोला जब तक पढ़ेंगे a पॉजिटिव रहेगा हमारे लिए। तो ये हमारे पास हो गया राइट हैंड पैराबोला। देखो, ये इस पैराबोला का कोई भी पोर्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस में नहीं है, क्योंकि अगर x को नेगेटिव लोगे, a पॉजिटिव है, तो y² = नेगेटिव। क्या होल स्क्वायर नेगेटिव के बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए नेगेटिव एक्स एक्सिस पर बिल्कुल नहीं है ये। हाँ, पॉजिटिव y एक्सिस में है, नेगेटिव y एक्सिस में भी है, लेकिन हमेशा राइट हैंड साइड में है। इसका फोकस सबसे पहले लिखेंगे, फोकस क्या है, फोकस है इसका a,0। वर्टेक्स से फोकस की दूरी होती है a, तो फोकस है a,0। वर्टेक्स 0,0, एक्सिस एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं, y = 0। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y = 0। टेंजेंट एट वर्टेक्स, वर्टेक्स पे टेंजेंट कौन है यहाँ पे, y एक्सिस, x = 0। डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स y एक्सिस के पैरेलल होगी। डायरेक्ट्रिक्स हमेशा टेंजेंट एट वर्टेक्स के पैरेलल होगी। ये लेंथ a है, तो ये भी लेंथ a होगी। रीजन तुम लोगों को पता है कि ये इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, -a,0। और ये लेंथ क्या हो जाएगी फिर, x = -a। y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन क्या होती है, x = कांस्टेंट, -a,0 से पास कर रही है, तो डायरेक्ट्रिक्स है x = -a। लिखो मत, पहले समझ दो। तो फोकस आ गया, वर्टेक्स आ गया, डायरेक्ट्रिक्स आ गई, टेंजेंट वर्टेक्स आ गया। लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट, एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दो होंगे। इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा a, x को a डालोगे तो y आ जाएगा, x को a डालोगे तो y² आएगा 4a², तो y की वैल्यू आ जाएगी +-2a, तो y 2a होगा या -2a होगा। x तो a ही रहेगा ना, इसके लिए x a ही रहता है, सबको पता है। तो एंड पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम आ जाएंगे
ए कॉमा प्लस माइनस 2a। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या आ जाएगी 4a। लिख लो भाई, कोई डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज नोट कर लो। ये सब बातें याद करनी पड़ेंगी चारों पैराबोला के लिए। साथ की एक और बात लिखेंगे अभी, पहले ये नोट कर लो, फिर एक और बात लिखेंगे। चारों पैराबोला के लिए ये 8 की 8 बातें याद रखनी पड़ेगी। जल्दी लिखें। लेटेस्ट एटम का एंड पॉइंट है। लेटेस्ट एटम क्या होता है? पासिंग थ्रू फोकस परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो एक्स कोऑर्डिनेट ए रहेगा। एक्स कोऑर्डिनेट ए पता है तो वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इक्वेशन में एक्स को ए डाल दोगे, इक्वेशन में एक्स को ए डाल के वाई निकल जाएगा। जब लिख लो तो लिख देना डन या नोटेड लिख देना। नोट करने के बाद नोटेड लिख देना। आठवां है पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। सर्कल में हमने पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स को हो या पोलर कोऑर्डिनेट्स को, एक ही बात होती है। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स को हो या पोलर कोऑर्डिनेट्स इज वन एंड द सेम थिंग। सर्कल में पोलर कोऑर्डिनेट्स है आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। एक्स को थर्ड वेरिएबल थीटा से रिलेट कर दिया था, वहां यहीं पर भी ऐसा है, एक्स को थर्ड वेरिएबल से रिलेट कर देंगे तो एक्स होगा 80 स्क्वायर। पैराबोला पर कोई पॉइंट लेना हो, एक्स को लेंगे 80 स्क्वायर और वाई को लेंगे 280। ए तो कांस्टेंट है, ए क्या है? वर्टेक्स और फोकस के बीच की दूरी। पैराबोला के लिए ए तो कांस्टेंट होगा, वेरिएबल क्या होगा? टी। एक्स
80 स्क्वायर वाई 280। टी का कोई ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए लिखे जाते हैं। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट से क्या होता है, कैलकुलेशन कम हो जाती है। पहले दो वेरिएबल निकालने पड़ते हैं एक्स और वाई, ऐसा लिखते हैं तो सिर्फ टी निकालने से ही एक्स और वाई आ जाते हैं, तो वेरिएबल एक कम यूज होता है। तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स पैराबोला में बड़े अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे प्रश्नों में कम से कम 70% ऑफ द प्रॉब्लम में हम पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करेंगे। तो पैराबोला पर कोई भी पॉइंट लेना हो वेरिएबल कहीं पर भी, इट शुड बी टेकन एज 80 स्क्वायर 280। ये सेटिस्फाई कर रहा है। x को 80 स्क्वायर डालेंगे तो आएगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, y को 280 डालेंगे 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। ये स्टैंडर्डाइज्ड है, फिक्स्ड है, इसको चेंज नहीं कर सकते इस पैराबोला के लिए। तो पैराबोला के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स है 80 स्क्वायर 280। मैं बोलूंगा भी ऐसे, पॉइंट टी, हम पॉइंट को ऐसे बुलाएंगे जब बुलाते हैं ना होटल में, जाओ छोटू, ओ छोटू इधर आ, ओ छोटू प्याज लेके आ। सारे होटल में जो काम करने वाले जो लड़के हैं छोटू ही कहते हैं उसको, लेकिन यहाँ पर छोटू क्या है, टी, ओ टी इधर आ। टी का मतलब क्या है, 80 स्क्वायर 280। टेक पॉइंट T1 ऑन पैराबोला, तो कौन सा पॉइंट लेना है, AT1 स्क्वायर 281। टेक पॉइंट T2 ऑन पैराबोला, तो कौन सा पॉइंट लेना है, AT2 स्क्वायर 282। समझ आ गया है तो लिख दो 5 और नोट कर लो। अब आगे बात करते हैं लेफ्ट हैंड पैराबोला। इसकी इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। a हमेशा पॉजिटिव रहेगा, a इज ऑलवेज पॉजिटिव। फोकस इसका क्या हो जाएगा, -a, 0। वर्टेक्स 0, 0 रहेगा, एक्सिस वही रहेगा, टेंजेंट वर्टेक्स वही रहेगा। डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी x इक्वल टू a। एंड पॉइंट ऑफ द लेटर सेक्टम -a, +-2a, लेंथ वही रहेगी। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू -80 स्क्वायर एंड y 280। इसके साथ माइनस नहीं लगाना, x वाले के साथ लगाना है, t स्क्वायर वाले के साथ माइनस। x इज इक्वल टू -80 स्क्वायर y 280। ये लेफ्ट हैंड पैराबोला है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। होमवर्क करके आइएगा DPP 5। अगली क्लास में पैराबोला आगे कंटिन्यू करेंगे। ये नोट कर लो, बाकी क्लास खत्म है। गुड बाय।